यार आखिर क्यों हमारा माइंड उन्हीं कहानियों को एक्सेप्ट करता है और पसंद करता है जिनमें कोई गरीब इंसान अमीर होता हुआ नजर आता है, या फिर जो आज हर फील्ड के बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने मौजूद है, हम इनमें से उन्हीं को ज्यादा पसंद क्यों करते हैं जो किसी मिडिल क्लास फैमिली से या किसी गरीब फैमिली से उभर कर आया हो। दरअसल ये हमारी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद नहीं होती, बल्कि ये एक गेम होता है जिसे खेलकर बड़ी आसानी के साथ सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स हम आम लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं और हम पता नहीं क्यों उन्हें अपना समझने लगते हैं या उन्हें इस तरह देखते हैं जैसे ये भी हम में से एक है। That's called the game of relatability। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की इमेज खराब करना नहीं है। हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब फैक्ट्स बेस्ड होगी। आपने अक्सर ये कहानी सुनी होगी कि शाहरुख खान साहब का बचपन दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा, राइट? लेकिन रुकिए, यहाँ मिडिल क्लास का मतलब समझिए। शाहरुख खान की स्कूलिंग पता है आपको किस स्कूल से हुई थी? दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबस स्कूल से, जहाँ से राहुल गांधी और संजय गांधी यानी प्रधानमंत्रियों के बच्चे पढ़े हुए हैं। शाहरुख खान साहब के पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर थे, मगर 1957 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बताइए किसके सामने चुनाव में खड़े हुए थे? भारत के एक मशहूर नेता और उस वक्त के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने। यही नहीं, शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान एक मजिस्ट्रेट थी और इंदिरा गांधी के साथ उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। ऐसी ही स्टोरी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जोड़ी जाती है कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे और पूरे देश में ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में ये फैला दिया गया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक वक्त चाय बेचा करते थे। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताया कि जून 2013 में एक बुक लिखी गई मोदी साहब के ऊपर, जिसमें लिखा गया कि जब नरेंद्र मोदी 6 साल के थे तो गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और तभी से ये टैगलाइन शुरू हो गई कि मोदी जी पहले चाय बेचा करते थे। और प्रधानमंत्री ने खुद भी कई इंटरव्यूज और स्पीच में ये बातें कही है कि वो एक गरीब परिवार से थे और बचपन में चाय बेचा करते थे। ये हिंदुस्तान फैसला करेगा कि देश बेचने वालों को जिताना है कि चाय बेचने वाले। लेकिन दोस्तों, जब रिपोर्ट्स देखी गई तो मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था और ये उनके बचपन के फोटोज है जिनमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने सूट तक पहन रखा है, जो कि उस वक्त एक चाय बेचने वाले बच्चे के लिए तो शायद ही पॉसिबल था। हालांकि मोदी जी की एक बहन और 4 भाई थे और इन्हीं भाइयों में से एक प्रहलाद मोदी ने कहा था कि हम भाइयों में से जिसका नंबर आता था वो अपने फादर की मदद करने चला जाता था। यानी कि मोदी जी के फादर चाय बेचा करते थे, मोदी जी नहीं। कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। और एक आर्टिकल में लिखा है कि मोदी जी के फादर के पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। यानी मोदी जी और उनके भाई बहन स्कूल जाते थे और स्कूल से फ्री होकर अपने पिता की मदद करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी एक रिच फैमिली से थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर जिस तरह हमें बताया जाता है कि मोदी जी काफी गरीब परिवार से थे और उनका इमोशनल स्ट्रगल पेश किया जाता है, ये सब कई हद तक ड्रामेटिक है लोगों को रिलेट कराने के लिए कि देखिए मैं भी आप ही की तरह एक गरीब था, एक नॉर्मल इंसान था। और ऐसा भी नहीं है कि शाहरुख खान और मोदी साहब अपनी इन्हीं कहानियों की वजह से इतने बड़े चेहरे बन गए। ये लोग आज इतने ऊपर है तो इसके पीछे इनके अंदर मौजूद टैलेंट है और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कहानियां इनके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैलाई जाती है, ये सिर्फ आम लोगों के दिलों में इनके लिए जगह बनाने के मकसद से फैलाई जाती है। और मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि इन्हें पूरा देश जानता है। बाकी इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहानियां तो कई फेमस है बट उनमें ज्यादातर ड्रामेटिक है। और ये जो इमोशनल स्टोरीज सुनाई जाती है कई बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियंस के बारे में कि वो कितने गरीब थे, उनका स्ट्रगल कितना मुश्किल था, ये स्टोरीज आम लोगों के दिलों में इन मशहूर लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए फैलाई जाती है। क्योंकि जब हम किसी मशहूर पर्सनैलिटी के बारे में ऐसी कहानियां सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार बंदा कितना स्ट्रगल करके आया है, हमारे जैसे ही था ये पहले, इसे तो सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक आज से इस्तेमाल हो रही है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर एक मशहूर इंसान के पीछे एक ड्रामेटिक स्ट्रगल स्टोरीज बताई जाती है, हर एक इंसान के पीछे। मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, मगर जिस तरीके से उनके स्ट्रगल को पेश किया जाता है सफा जीरो से हीरो बताकर, वो काफी ड्रामेटिक होता है, एक फिल्म की तरह। और ये गेम सिर्फ अमीरी गरीबी पर ही बेस्ड नहीं है बल्कि हर एक फील्ड में रिलेटिबिलिटी काम करती है। लाइक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी अपने बेटे को लैपटॉप दिलाने ले गया और उसे 20,000 का लैपटॉप समझ में आ गया जो कि उसके बजट के अंडर में आ रहा था, मगर वहीं पर उसका बेटा ये जिद करने लगा कि मुझे वो लैपटॉप चाहिए जो 27,000 वाला है। अब ऐसे में उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया और उसका बेटा मायूस हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर उस शॉप का मालिक आया और उस आदमी से कहने लगा कि सर आप अपने बेटे को वो 27,000 वाला लैपटॉप दिलाइए। वो आदमी कहने लगा कि भाई वो मेरे बजट से बाहर है, मैं कैसे खरीद लूं? तो शॉप का मालिक उस आदमी से कहने लगा कि सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी खुद की।
जब मैं छोटा था और अपने फादर के साथ एक क्रिकेट बैट खरीदने गया था, मुझे वहाँ पर एक अच्छा खासा महंगा बैट पसंद आया और मैंने अपने फादर से जिद करी कि मुझे वो चाहिए। और पता है मेरे फादर ने मुझे वो बैट दिला भी दिया। मुझे वो लम्हा आज तक याद है और मैं आज तक इस बात के लिए अपने फादर का शुक्रगुजार हूँ। अगर आज आप अपने बेटे को सिर्फ 5 से 7 हजार का कॉम्प्रोमाइज करके ये महंगा लैपटॉप दिला लेते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपका बेटा आपका शुक्रगुजार रहेगा। वो आदमी जब ये सुनता है तो वो खुद को उस शॉप के ओनर के फादर के साथ रिलेट करता है कि कैसे इसके फादर ने उसकी जिद पूरी की और उसे आज तक अपने फादर की ये बात याद है। इसी के चलते वो अपने बेटे को भी महंगा लैपटॉप दिलाने पर राजी हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि उस शॉप के मालिक की जो बात है, जो कहानी है, वो सच्ची है झूठी, मगर इस कहानी ने उसे 5 से 7 हजार का प्रॉफिट करा दिया। और यही गेम दोस्तों हर जगह चलता है, हर जगह, चाहे आप अपने आसपास देख लीजिए या सोशल मीडिया पर देख लीजिए या ऑल ओवर वर्ल्ड में देख लीजिए। जो शख्स रिलेटिबिलिटी कायम करने में कामयाब हो पाता है वो आगे निकल जाता है। और ये जो रिलेटिबिलिटी है ये भी 2 तरीकों से काम करती है। पहली तो कोई इंसान खुद को आपके जैसा दिखाता है कि देखिए मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान था या हूँ और आप ही में से एक हूँ। जैसे सौरभ जोशी व्लॉग्स, वो अपने व्लॉग्स में अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाता है जो कि हर एक आम इंडियन की डेली लाइफ होती है। इसीलिए लोगों ने उससे काफी रिलेट किया और वो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर बन गया। जबकि वहीं दूसरी ओर कई ऐसे व्लॉगर्स भी मौजूद थे जो शुरू से अपनी लग्जरी लाइफ शो कर रहे थे एंड उनकी वीडियो क्वालिटी कई गुना बेहतर थी, मगर वो इस तरह वायरल नहीं हो पाए क्योंकि लोग उनसे ज्यादा रिलेट नहीं हो पाए। और हम खुद अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं। जब हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं और कोई ऐसी रील्स आ जाती है जिसमें वो बात लिखी है जो हम सोच रहे हो या जो हमारे दिल में चल रही हो, तो हम फौरन उस रील को लाइक करते हैं और उसे शेयर करते हैं। और यही असली गेम है रिलेटिबिलिटी का। वही रिलेटिबिलिटी कायम करने का दूसरा तरीका ये कि आप लंबे वक्त तक अपना कंटेंट शेयर करें, यानी लोगों की मेमोरी में अपनी जगह बना ले। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन, छोटा भीम और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये ऐसे टीवी शो है जो अभी की यंग जनरेशन बचपन से देखती आ रही है। अब भले ही हम बड़े हो गए हो और ये शो देखना छोड़ दियो और इनके कोई नए शो अच्छे भी नहीं बन रहे हो, लेकिन जब हम इनके वो पुराने एपिसोड देखते हैं तो हम एक अलग ही हैप्पीनेस फील करते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम लंबे वक्त तक किसी भी चीज को देखते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो, हमारी फीलिंग्स उसके साथ कनेक्ट हो जाती है और हम जब भी उस चीज को दोबारा देखते हैं तो हम काफी अच्छा फील करते हैं। और शायद इसीलिए आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो चल रहा है और इसी वजह से उसके नए एपिसोड से ज्यादा पुराने एपिसोड्स पर व्यूज आते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर खैर इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे और रिलेट कर पाए होंगे। फिलहाल ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत।